नमस्कार। द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रज, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले एनपीएस में हुए बदलाव पर बात करेंगे। इस स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं और वे बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। इसके बाद कृषि मूल्य और लागत आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण होगा। आयोग की रिपोर्ट में दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की गई है, साथ में यूरिया की कीमतें बढ़ाने की भी बात कही गई है। अगली खबर ऑनलाइन गेमिंग के नए कानून को लेकर है। सरकार ने नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अंशुमान सर से इस ड्राफ्ट को समझेंगे। इसके बाद शेयरों में मार्जिन ट्रेडिंग के बढ़ते चलन पर बात होगी। मार्जिन ट्रेडिंग का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। अगली खबर जो रहेगी रूस से है। रूस दुनिया का बड़ा तेल निर्यातक है, लेकिन अब उससे भी तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अंशुमान सर से समझेंगे कि रूस में तेल के इस उल्टे खेल के मायने क्या हैं। और अंत में अमेरिका के शटडाउन को लेकर आ रही खबरों का विश्लेषण होगा। शटडाउन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई तरह की सख्तें बरती हैं। कई राज्यों के लिए फंडिंग तक रोक दी गई है। इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि एनपीएस से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के तहत एनपीएस के पैसों की इक्विटी में निवेश विकल्प की लिमिट को 100% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा निवेश के लिए कई और विकल्प भी शामिल किए गए हैं और निवेश की अवधि को घटाकर 15 साल कर दिया गया है। ये सारे बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। सर से समझते हैं। सर, क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं सर? एनपीएस के नए बदलाव लागू हो चुके हैं, पर अंदर खाने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि एनपीएस का सुधार, भारत में पेंशन का सुधार अब थोड़ी गति पकड़ता दिखाई दे रहा है और कई नए परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि जो नए चेंजेस हैं वो आपको 100% इक्विटी एक्सपोजर की छूट देंगे। बाजार में तेजी है, अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने में इंटरेस्टेड है तो पेंशन का वो प्लान चुनिए जिसमें सारा निवेश इक्विटी में जाता है, अच्छा रिटर्न मिलता है उसमें, हालांकि जोखिम भी है। इसके अलावा मल्टीपल स्कीम ऑप्शंस हैं। 40 वेटिंग पीरियड और वेस्टिंग पीरियड की सुविधा है। 15 साल तक भी आप निवेश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2-3 चीजें जो समझना जरूरी है कि स्कीम को अब इतना लिबरलाइज किया गया एनपीएस को, ये बड़ा सुधार है नेशनल पेंशन स्कीम में, कि बहुत सारे ऑपरेटर और पेंशन फंड अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लोगों के लिए कई सारे नए प्रोडक्ट और स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। और ये उन्हें कहा गया है कि मॉडरेट पार्शियल इक्विटी, हाई रिस्क फुल इक्विटी जैसे प्रोडक्ट भी लाए जाए, जिससे कि पेंशन का पूरा जो बाजार है और निवेशकों के लिए जो विकल्प है वो डाइवर्सिफाई हो सके, विविधीकृत हो सके। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को यह भी इजाजत दी गई है कि वो मल्टीपल पेंशन स्कीम्स रख पाएंगे एक पैन के अंडर में। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका एक पैन भी है तो उसके अंदर आप मल्टीपल पेंशन स्कीम्स ले सकते हैं और उसमें भी मिक्स्ड कर सकते हैं कंजर्वेटिव और एग्रेसिव स्ट्रेटजीज को मिला के, कि थोड़ा पोर्टफोलियो जो है वो आपका सुरक्षित रहे बॉन्ड और डेट में, और बाकी एग्रेसिव पेंशन इक्विटी प्रोडक्ट में रहे। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। तो ये सारे बदलाव अब लागू हो रहे हैं और अब धीमे धीमे एनपीएस को मुख्य धारा की पेंशन स्कीम बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके दृष्टि से ये सुधार महत्वपूर्ण। जी, अगली खबर की ओर चलते हैं। बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जिस एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है, उसके तहत इस साल अगस्त तक 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म से ही उसकी पेंशन के लिए निवेश शुरू किया जा सकता है और बच्चे के बालिग होने पर उस निवेश को निकाला भी जा सकता है। सर, थोड़ा सा इसको समझाइए कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम कितना उपयोगी है। ये बेहद महत्वपूर्ण नया सुधार है और दरअसल इसे अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को निवेश करना चाहिए जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि बच्चे की शुरुआत से ही उसके भविष्य के पेंशन का निवेश किया जा सकता है। 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो एनपीएस का वात्सल्य कैलकुलेटर है, जिसे आप जाके एनपीएस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, अगर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1 साल की उम्र से निवेश किया जाए तो करीब करीब 6 करोड़ का लंपसम तैयार होता है और 2.3 लाख रुपए की पेंशन होती है। तो भारत में जो इनिशियली पेंशन प्रोडक्ट्स का चैलेंज था वो इससे दूर होता दिख रहा है। ये स्कीम बच्चों के लिए शुरू से ही बचत करने के लिए, और परिवार इसका फायदा
माता पिता को मिलता है अपने टैक्स की छूट में, जो कि पेंशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत फायदा मिलता है, जब तक कि बच्चा मेजर नहीं हो जाता, माइनर से मेजर नहीं हो जाता है। तो ये पेंशन का इनोवेशन प्रोडक्ट है जिस पर काफी चर्चा भी है अलग अलग जगह पर। ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार है। पेंशन की दिशा में हम थोड़ी गतिविधियां आगे होती हुई देख रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। कृषि और बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में जिन 11 बायो स्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, उस अनुमति को वापस ले लिया है। इन बायो स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल धान, टमाटर, आलू, खीरा और लाल मिर्च की खेती में हो रहा था, लेकिन उनके उत्पादन में कुछ जानवरों के अंश का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कई संगठनों ने फसलों में इनके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, जिसे देखते हुए सरकार ने अब इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सर, सबसे पहले समझाइए आप कि बायो स्टिमुलेंट्स होते क्या है और इन पर रोक क्यों लगा दी गई है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, खासतौर पर सब्जियों में और कई और चीजों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो जैविक तत्वों से बनते हैं। इस किस्म के सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर पशुओं की चर्बी से, चिकन से बनते हैं। तो जो भारत में जिन 11 बायो स्टिमुलेंट्स की इजाजत दी गई थी, जो कि पैडी के साथ कुछ सब्जियों वाली फसलों में भी इस्तेमाल होते थे, उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। इन स्टिमुलेंट्स में चिकन के फीडर्स का, कुछ बोवाइन हाइड का, कुछ कॉड मछलियों के स्केल्स का, इनका सबका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे फसलों में बढ़ोतरी होती है, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ता है, तो जिससे फसलें ग्रो करती हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके के स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका विरोध हुआ है। तो कृषि मंत्री ने इस बात का संकेत दिया है कि ये स्टिमुलेंट, जो 11 स्टिमुलेंट है, इनका इस्तेमाल बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP ने रबी सीजन 2026-27 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में सरकार ने दलहन के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने की मांग रखी है, ताकि किसानों को उनकी फसल का बेहतर भाव दिलाने में मदद मिल सके। आयोग ने हाल ही में रबी फसलों के लिए बढ़े हुए समर्थन मूल्य की घोषणा भी की है। आयोग ने इसके लिए रिपोर्ट में यूरिया की कीमतें बढ़ाकर इसे बेतहाशा इस्तेमाल को नियंत्रित करने की बात भी कही है। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए कि CACP की सिफारिशों को कैसे समझा जाए और चाहता क्या है CACP। CACP भारत में वो प्रमुख संस्था है जो MSP तय करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है। तो ये जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग का फार्मूला और पैमाना है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और CACP की ये रिकमेंडेशन हमेशा सरकार के फैसलों को प्रभावित करती हैं। CACP ने अपनी ताजी रिपोर्ट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा है कि तिलहनी फसलों के लिए जो MSP है उसे ऑयल कंटेंट से जोड़ा जाए, यानी जिस फसल में जितना ज्यादा ऑयल कंटेंट हो, उसको MSP उतना ज्यादा दिया जाए। थोड़ा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है सरकार के लिए, लेकिन ये कहना है CACP का, इस प्रक्रिया से लोगों को और किसानों को वो फसलें उगाने में प्रोत्साहन मिलेगा जिनसे ज्यादा ऑयल निकलता है, जिनका ऑयल कंटेंट बेहतर होता है, बजाय इसकी कि बाकी सारी तिलहनी फसलों की। चुनौती वही है कि तेलों का आयात, खाद्य तेलों का आयात भारत का सबसे बड़ा फूड इंपोर्ट है और लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है। दूसरा, दलहन को लेकर CACP का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी महंगी की जानी चाहिए। विदेश से आने वाली दालें भारत में महंगी हो तो किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उसको उगाने के लिए। लेकिन यहाँ सरकार की दुविधा समझी जा सकती है, क्योंकि दालों की महंगाई सबसे तेजी से दिखती है, और भारत के पूरे फूड इन्फ्लेशन के परिदृश्य में पिछले 1 दशक में ये 2 ही उत्पाद हैं, दलहन और तिलहन, जिन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाई है। तो इसलिए ये कर पाना सरकार के लिए संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन CACP ये चाहता है कि दलहन पर में किसानों को प्रोत्साहन के लिए आयात को महंगा किया जाए, सस्ता न रखा जाए। इसके अलावा एक पुरानी सिफारिश है जो बार बार कही जा रही है कि यूरिया की कीमत बढ़ाई जाए, यूरिया पर सब्सिडी कम की जाए, जिससे कि यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। दुविधा सरकार की ये है कि अच्छे समर्थन मूल्य दिए गए हैं पिछले 2 साल में, मानसून भी इस बार अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा, आयात पर निर्भरता रहेगी। तो पूरे पॉलिसी मेकिंग सर्कल के लिए ब्रिज बड़ा असमंजस की स्थिति है कि सारे उपाय करने के बाद भी इन 2 फसलों में भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसके अभियान सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगली खबर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई है।
देश में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए सरकार ने नियमों का नया ड्राफ्ट जारी किया और 31 अक्टूबर तक सभी भागीदारों से ड्राफ्ट पर राय भी मांगी है। ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन, मजबूत रेगुलेशन के लिए रेगुलेटरी को ज्यादा अधिकार, जरूरी रजिस्ट्रेशन तथा नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड या जुर्माने की बात कही गई है। सर, ऐसा क्या लग रहा है सर, इन नियमों से क्या ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम क्या सरकार का नियंत्रण बढ़ाएंगे? ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने जो बेटिंग वाले गेम थे, जो पैसे के साथ या गैम्बलिंग के गेम थे, उन पर तो प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जो बची हुई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, उसे नए सिरे से रेगुलेशन देने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी होगी, जिसको ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ये दरअसल एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें उद्योग और सरकार के मिले जुले प्रतिनिधि होंगे जो उद्योग को रेगुलेट करेंगे। ये डिजिटली और बहुत सारे तौर तरीकों से पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगी, पैमाने तय करेगी। इसमें आईटी मिनिस्ट्री के, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के, यूथ अफेयर्स के और फाइनेंशियल अथॉरिटीज के लीगल एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो नए नियम आए, जिनका दस्तावेज आया है चर्चा के लिए, उसमें अलग अलग गेम्स की क्लासिफिकेशन करना, उन्हें सर्टिफाई करना कि कौन से गेम सोशल गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स कौन से हैं, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। ग्रीवेंस के, शिकायतों के रिड्रेसल का एक फोरम है। और ये भी इस ड्राफ्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अथॉरिटी और उद्योग कैसे ये निर्धारित करेगा कि बेटिंग बेस्ड ऑनलाइन गेम्स ना चलाए जाए, उसमें कैश स्टेक से नगद दांव नहीं लगाए जाएं, कैश कन्वर्टेबल प्राइसेस ना हो, इन्हें भी कैसे निर्धारित किया जाए, इसके भी कुछ शुरुआती नियम प्रस्तावित किए गए। तो धीमे धीमे भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों का ढांचा बनना शुरू हो रहा है। अगली खबर एमटीएफ से जुड़ी हुई है। ब्रोकर से उधार लेकर शेयर खरीदने की व्यवस्था यानी एमटीएफ के ट्रेंड में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते एमटीएफ के जरिए खरीदे गए शेयरों का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। जिन शेयरों पर एमटीएफ के जरिए सबसे बड़ा दांव लगाया गया है उनमें जियो फाइनेंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर शामिल हैं। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं पूरा विस्तार से कि मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है और इसके उधार की स्थिति क्या है। मार्जिन ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही है। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ब्रोकर से उधार लेकर मार्केट में पैसा लगाते हैं। निवेशक इसमें स्टॉक की जो कुल कीमत जो वो सौदा बना रहा है या खड़ा कर रहा है, उसका एक हिस्सा देना पड़ता है, उसको मार्जिन कहा जाता है। बाकी हिस्सा जो कॉस्ट है वो ब्रोकर के द्वारा कर्ज में दी जाती है, उधार में दी जाती है, और इसलिए इसे लेवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें इन्वेस्टर को आमतौर पर कम पूंजी लगाकर बड़ी डील करने का या बड़े सौदे करने का मौका मिलता है, खासतौर से महंगे स्टॉक्स में। जैसे आमतौर पर होता क्या है कि निवेशक को एक स्टॉक की कीमत का करीब करीब 20 से 30% देना पड़ता है, जो कि ऐसी सिक्योरिटीज में होता है जो मार्जिन के लिए अलाउड है एक्सचेंजर्स और सेबी की तरफ से। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का स्टॉक आप खरीद रहे हैं, तो मार्जिन की जरूरत 25% है, तो 25,000 रुपए इन्वेस्टर जमा करेगा, बाकी 75,000 रुपए ब्रोकर उधार देता है। अब परिस्थिति क्या है कि भारत में ये मार्जिन ट्रेडिंग पॉपुलर हो रही है और लोग उधार पर बड़ा निवेश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्जिन बुक तैयार है, एमटीएफ की बुक इस समय दिख रही है, थोड़ा चौंकाने वाला। अगस्त तक का आंकड़ा हमारे पास है और अभी तक के हाल फिलहाल के दशकों में भारत में मार्जिन फिनांस या लेवरेज ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा नंबर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का है। जून से अगर आप देखें तो इसमें 33% की बढ़ोतरी हो चुकी है और 2022 की शुरुआत से देखें तो ये 3 गुनी हो चुकी है। 2022 में जितनी थी उससे 3 गुना ज्यादा मार्जिन ट्रेडिंग हो गई है और मार्जिन की बुक बढ़ती चली गई है। तो क्यों रहा है? क्योंकि बाजार में नए अस्थिरता है, लेकिन इसके बाद भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये मौका मिल रहा है कि वो बाजार में इससे बेहतर ढंग से निवेश कर सकें। तो ये ट्रेडिंग अब धीमे धीमे मुख्य धारा में निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। सर, इसमें एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि स्कीम की डिमांड क्यों बढ़ रही है और साथ ही ये भी बताइएगा सर कि इसमें रिस्क कितना है। देखिए, सामान्य डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक हैं वो डेरिवेटिव से एमटीएफ की तरफ जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स में और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी हो गई है, रेगुलेटरी सख्ती भी यहाँ बढ़ रही है। एमटीएफ थोड़ा सरल है, उधार है, इसमें आपको रियल टाइम स्टॉक्स की ओनरशिप मिल जाती है
अच्छा जोखिम कवरेज मिलता है, और जो एक्टिव ट्रेड भी लोग करना चाहते हैं और जोखिम से बचना चाहते हैं कम पूंजी में, उनके लिए एमटीएफ पॉपुलर हो रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि एमटीएफ पॉपुलर हुआ है। दूसरा है कि जो ऑनलाइन ब्रोकरेज सिस्टम है, उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट एमटीएफ के लिए जारी किए हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए। जो उन प्लेटफॉर्म से जो ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें तत्काल ऑनलाइन ट्रेड के लिए मार्जिन मिल जाता है, निवेश मिल जाता है, उनकी डील्स क्विकली सेटल हो जाती है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग बढ़ाया है। सामान्य ब्रोकर्स करीब 3 से 4 गुना लेवरेज दे देते हैं, निवेशकों को 20 से 30% देना होता है, जबकि बाकी पैसा ब्रोकर्स 9 से 15% ब्याज पर देते हैं। तो एफएनडो की तुलना में एमटीएफ को यह माना जाता है कि इसमें रिस्क और रिवार्ड थोड़ा बेहतर ढंग से संतुलित होता है, तो इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही। जोखिम है तभी क्योंकि 1 लाख करोड़ काफी बड़ा नंबर है, और इसलिए थोड़े लोगों के पेशानी पे बल आए हैं इसे देखते हुए, क्योंकि लेवरेज से फायदा तो बढ़ता है पर नुकसान भी बढ़ता है। बाजार अचानक गिरता है तो मार्जिन कॉल शुरू होती है, ये हमने देखा है बाजारों में, हमेशा देखते हैं पोर्टफोलियो में तेजी से गिरावट होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बात जो देखना जरूरी है ब्रजेश में, कि एमटीएफ का जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपने शुरुआत में बताया 14 करोड़, करीब 1416 करोड़ के आसपास का है। टाटा मोटर्स 1400 करोड़ है, टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और रिलायंस। तो ये कंसंट्रेशन कुछ स्टॉक्स में जब बढ़ता है मार्जिन ट्रेडिंग का, तो जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें बड़ा हिस्सा, बड़ा पैसा ब्रोकर्स का भी और इन्वेस्टर्स का भी फंसा हुआ होता है। दूसरा है कि इसमें उधार की लागत भी बढ़ती है अगर मार्केट में तेज उतार चढ़ाव हो। ये तस्वीर है मार्जिन ट्रेडिंग की, लेकिन ये लोकप्रिय हो रही है और डेरिवेटिव्स की जगह से इसको वैकल्पिक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। अगली खबर रूस से जुड़ी हुई है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रूस ने चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का फैसला किया है। रूस ने इन देशों में इंपोर्ट पर लगने वाली 5% ड्यूटी को भी हटा लिया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि रूस को तेल आयात करना पड़ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है। सर, ऐसा हो क्यों रहा है? ये तेल का खेल पूरी तरह पलट गया है। अगर आप देखें कि रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर था, बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क था, वो सडनली इंपोर्टर बन गया, और ये अप्रत्याशित है बिल्कुल बाजार के लिए। जब मैं काफी लोगों से बात करके समझने की इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहा था, इसे लेकर बाजार में बेहद आश्चर्य है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने कम से कम 10 प्रमुख रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। जो लोग बोनस पॉइंट रेगुलर देखते हैं, नियमित देखते हैं, उनको हम बराबर ये बताते चले आ रहे हैं पिछले 1 महीने से, जब रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़े हैं और उससे सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, और उन चर्चाओं में हमने कहा था वो आशंका बढ़ती अब दिखाई दे रही। करीब 40% रिफाइनिंग क्षमता रूस की हिट हुई है यूक्रेन के हमलों से, और ये रूस के रेवेन्यू का, बिजनेस का और इस समय प्रतिबंधों के बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, बैकबोन है, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है। तो इसलिए रूस ने चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों से रिफाइंड प्रोडक्ट के इंपोर्ट का फैसला किया है। कच्चे तेल की तो कमी नहीं है, लेकिन रिफाइनरीज पर्याप्त रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं बना पा रही, जिसमें गैसोलीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गैसोलीन का इंपोर्ट करने का फैसला किया है। कई सारी रिफाइनरीज क्रूड का इंटेक नहीं ले पा रही हैं, जिससे गैसोलीन और डीजल के उत्पादन में बड़ी कमी आई है। इसलिए रूस ने तत्काल अपने डीजल गैसोलीन एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है और नया इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया एशिया के देशों से। चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर से इंपोर्टेड फ्यूल पर 5% की जो ड्यूटी लगती थी रूस में, उसे खत्म कर दिया गया है। एक और जो चिंताजनक बात है, लेकिन मजबूरी है रूस की, कि रूस मेथिल एलिनीन करके एक प्रोडक्ट होता है एमएमए जिसको बोलते हैं, इस पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा। ये एक सब्सटेंस, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन ये गैसोलीन का विकल्प है और उसको गैसोलीन के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर रूस इस बात के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा शिफ्ट है, और इसका असर हमें पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन है, क्रूड की तो नहीं, और जो रिफाइंड प्रोडक्ट की, डीजल की, गैसोलीन की सप्लाई चेन है, उसमें बड़े उलटफेर के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया का जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो खुद ही ये बड़ा बायर हो गया है। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि रूस के तेल आयात के जो सप्लाई चेन है उस पर क्या असर होगा? सबसे बड़ा बदलाव अब ये हो रहा है कि चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को अचानक बड़ी डिमांड मिलना शुरू हुई है रिफाइनिंग में, क्योंकि बड़े एक्सपोर्टर हैं और ये हब मजबूत हुए हैं। क्योंकि रूस में गैसोलीन और डीजल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए क्षेत्रीय बाजारों में जो बड़े प्लेयर हैं वो वहां बेचना शुरू कर रहे हैं। रूस पूरी दुनिया में रिफाइंड उत्पादों का बड़ा निर्यातक रहा था, लेकिन अब वो इंपोर्ट कर रहा है, तो ये इतना प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो बाकी डार्क ओशन में सप्लाई होती थी या बाकी जो छोटी सप्लाई है उन्हें रोका जा रहा है। तो
क्रूड की कीमतें तो बाजार में गिरी हुई हैं, पर पूरे क्षेत्रीय बाजारों में रिफाइंड प्रोडक्ट की कीमतें, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के नियमों के हिसाब से तय होती, उनमें हमें तेज बढ़ोतरी दिख रही है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रूस की रिफाइनिंग क्षमता बनने में समय लग सकता है, क्योंकि युद्ध चल रहा है और युद्ध खत्म होने तक रूस इसमें निवेश करने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा, ये देखना होगा। तो अगर इन आयात पर जो इंटरिम डिपेंडेंस है ये बढ़ती चली चली गई, तो फिर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, जो प्रोडक्ट की सप्लाई चेन है, उसमें कुछ बड़े स्थायी बदलाव होंगे। एमएमए के बारे में हमने बताया, जोखिम भरा है, इससे सार्वजनिक रूप से खतरा हो सकता है स्वास्थ्य को, इसलिए रूस लंबे समय तक इस पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा। यूरोप के रिफाइनरों को चुनौती बाजार में मिल रही है, एशिया के रिफाइनरों को यूरेशिया का बाजार मिलना शुरू हुआ है, जो अभी तक पूरी तरह से रूस के हाथ में था। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में शटडाउन के बाद ट्रंप प्रशासन ने विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के शासन वाले राज्यों के लिए कई तरह की फंडिंग रोक दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि डेमोक्रेट सांसदों ने उन्हें अमेरिका में जॉब कट करके सरकारी खर्च घटाने का मौका दिया। ट्रंप करीब 3 लाख लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं। शटडाउन की वजह से सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही खर्च दिया जा रहा है। बाकी अधिकतर सेवाओं में काम कर रहे करीब 20 लाख लोगों के वेतन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। करीब 7.5 लाख लोगों को कहा गया है कि वे फिलहाल काम ना करें। सर, शटडाउन शुरू हो गया है, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? शटडाउन का पहला वर्किंग वीक शुरू हुआ है। सारी संघीय एजेंसियां, जो भी फेडरल एजेंसीज हैं, उनके कामकाज बंद हो गए हैं। सभी गैर जरूरी सेवाएं रुक गई हैं, नए खर्च, नए अनुदान बंद हो गए हैं। केवल डिफेंस जैसे जो इंपॉर्टेंट, जिनका अलग से फंडिंग सिस्टम काम करता है, वो सक्रिय हैं। बड़े खर्च रुक गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए $26 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट जानी थी, वो रोक दी गई है। न्यूयॉर्क की जो ट्रांसपोर्ट परियोजना है, उनके लिए $18 बिलियन की ग्रांट रुक गई है। 16 स्टेट्स के ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम रुक गए हैं। $8 बिलियन का फ्रीज शामिल है। ऊर्जा विभाग ने कई क्लीन एनर्जी परियोजनाओं को रद्द किया है। महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट सेवाएं, सोशल सिक्योरिटी में भर्ती, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड अप्रूवल, ये सब रोक दिए गए हैं। स्टार्टअप्स में इमिग्रेशन पाइपलाइन बंद हुई है, तो इसलिए स्टार्टअप्स में भर्ती की समस्या है, नया टैलेंट नहीं मिल पाएगा। FDA, खासतौर से जो दवा कंपनियों को मिलने वाले अप्रूवल हैं, परमिट्स और अन्य नियामक प्रक्रियाएं रुक गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े पैमाने पर छटनी शुरू नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अगले 48 घंटों में या 1 दिन 2 दिन में शायद डोनाल्ड ट्रंप नई छटनी की घोषणा कर सकते हैं। मोटा अनुमान माना जा रहा है कि जब नया सप्ताह शुरू होगा तो और ज्यादा सक्रियता में दिखाई देगी। 10 से 20 बेसिस पॉइंट पर वीक का नुकसान अमेरिका के GDP को हो रहा है। और अगर ये शटडाउन लंबा खिंचता है, 10 दिन से ज्यादा खिंचता है, 15 दिन से ज्यादा खिंचता है, तो फिर हमें जॉब मार्केट पर और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरे असर दिखाई देंगे। बाजार फिलहाल शटडाउन पर बाजार की प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा चिंताजनक, निराशाजनक नहीं थी कल जब शटडाउन शुरू हुआ था। अगला सप्ताह क्रूशियल है, अगले सप्ताह बाजार इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसे देखना होगा। सर, अब थोड़ा सा हम लोग अर्थम की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक बहुत उत्साहित रहते हैं, द बोनस के दर्शक, कि हर सप्ताह अर्थम में क्या आता है। सर, बताइए जरा दर्शकों को कि इस सप्ताह अर्थम में क्या कुछ खास है। देखिए, इस सप्ताह के पिछले 1 महीने से लगातार हमारी सुर्खियों में सबसे ऊपर सोना और चांदी है, और ब्रज रोज उस शो को लेकर आपके पास आते हैं। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, दुनिया के सारे निवेशकों के दिमाग में एक सवाल है कि सोने और चांदी में जो तेजी आई है, इसके पैर हैं या ये उखड़ जाएगी? ये बबल है जो फट जाएगा या ये बना रहेगा? और ये बेहद दिलचस्प सवाल है जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पूछा जा रहा है। इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे उन तथ्यों और आंकड़ों के बीच में जो शायद आपको रोज के विश्लेषणों में सुनने को नहीं मिलते। और यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि सोने और चांदी में तेजी के टिकाऊ न होने के खतरे सबसे ज्यादा जाहिर किए जाते हैं, जबकि शेयर बाजार जब तेजी पर जाता है तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाजार हमेशा बढ़ता रहे। ऐसा क्यों है सोने चांदी के साथ? क्यों इतिहास में सोने चांदी में सबसे बड़े बेयर रन चले, सबसे बड़ी और लंबी मंदियां देखी हैं? तो क्या ये तेजी अब उनसे अलग है? इतिहास के जो बुल और बेयर रन आए थे, और ऐसा क्या है इसमें कि इसके पैर मजबूत होते दिख रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है? विस्तार से हम आपको बताएंगे कुछ ऐतिहासिक आंकड़े, कुछ वास्तविक आंकड़े, कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आमतौर पर आपकी निगाह से रह जाते हैं। तो इस बार के अर्थम में देखना बिल्कुल मत भूलिए कि सोने में, चांदी में ये तेजी चलेगी या फिर ढह जाएगी।
क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि सोने चांदी में तेजी बबल है, या फिर आप ऐसा मानते हैं कि इस तेजी के पास जड़ें हैं और ये लंबी चलेगी? सोने और चांदी की कीमतों में बुल और बेयर रन का इतिहास हमें क्या बताता है, और क्या फर्क है इस बार की तेजी में? क्या ये टिकाऊ होगी या ढह जाएगी? इस बार के अर्थम में हम विस्तार से आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे कि सोने चांदी की तेजी अतीत से, इतिहास से कितनी फर्क है, या ये कितनी अपने इतिहास जैसी है। और जो द बोनस के ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा प्राइम टाइम शो, उनको बता दें कि गोल्ड पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार में विस्तार से बातचीत होगी, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनके साथ आप लोग अपने सवाल भी रख सकते हैं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। खासतौर पर ज्वेलर्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। लगातार उनके मन में सवाल होता है कि हेजिंग करें तो कहां और कैसे, और इसका सही रणनीति क्या है, इन सभी पर बातचीत की जाएगी। अंशुमान सर से पर इस पर राय ले लेते हैं। सर, क्या कुछ इस शो में होगा, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, इस वेबिनार में 11 अक्टूबर को जो द बोनस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सर, बहुत सारे सवाल आएंगे पूछने के लिए कि सोने में दरअसल ये तथ्य जो नॉर्मली आपके निगाह में नहीं आते, अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हैं या गोल्ड के बायर हैं या इवन गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सामान्य लोग नहीं भी निवेश करते वो भी सोने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। किस कीमत तक हेज की जाए, कीमत में कितनी तेजी होगी, कहां तक चलेगी, $5,000 पर आउंस तक के अनुमान बाजार में उपलब्ध है। इन सारे सवालों को आप इस सेमिनार में पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि सोना किस फॉर्म में खरीदना जरूरी है, ईटीएफ में पैसा लगाने पर कैसा रिटर्न मिलेगा, कैसे रिटर्न दिए हैं दुनिया में ईटीएफ ने, सोने के बाजार में क्या सारी पूंजी चुक गई है या अभी बड़े इन्वेस्टर्स आए ही नहीं है, पीछे बैठे हुए हैं जो अभी एक इस बुल रन में उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई सारे दिलचस्प पहलू हैं सोने के बाजार के भीतर, जो आप जब इस वेबिनार को सुनेंगे तो आपको पता चलेंगे कि सोने के में और चांदी में जो तेजी का दौर चल रहा है, ये इससे अधिकतम फायदा, अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सके और नुकसान को कैसे कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल, आप लोग जुड़िए, हिस्सा लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिलहाल बोनस पॉइंट में इतना ही रहेगा, लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करना ना भूलिए। लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसके अलावा QR कोड ऑलरेडी शो कर दिया गया, उसके जरिए स्कैन करके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करके वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।